चलिए एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। सो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग कंज्यूमेबल आइटम कर रहे थे गाइज। कंज्यूमेबल आइटम में हमने क्या पढ़ा था? दैट कंज्यूमेबल आइटम कैसे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे जो आंसर आएगा वो अमाउंट हमारा एक्सपेंस होगा, और यही वो अमाउंट होगा जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर लिखेंगे। और जो स्टॉक है दैट इज, जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक है तो ये एसेट है, एसेट है तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, सो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था कि जो टोटल परचेज, यहाँ पे जो परचेज होगा, हमें कौन सा परचेज चाहिए? टोटल परचेज चाहिए। टोटल परचेज चाहिए तो टोटल परचेज कैश प्लस क्रेडिट परचेज होता है। फिर हमने ये भी डिस्कस करा था कि कैश परचेज तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट से मिल जाएगा, क्योंकि इसका हमने एक्चुअल में पेमेंट किया होगा जो हमें पता होगा। लेकिन क्रेडिट परचेज के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज के लिए हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और क्रेडिटर्स के अकाउंट को बनाने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें टोटल 6 तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि जो क्रेडिटर है हमारा, वो क्रेडिटर भी हो सकता है और कभी कभी एडवांस पेमेंट भी हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने यहाँ पर एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था, जिसमें हमने डेबिट साइड पर ओपनिंग और क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लिखा था, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, और ऑपोजिट साइड पर क्लोजिंग बैलेंस। एडवांस हमारा एसेट होता है, तो इसलिए डेबिट साइड पर लिखा था, और उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है मैंने क्रेडिट साइड पर लिखा था। अब बाकी बचे थे दो चीज़ें, क्रेडिट परचेस और पेमेंट। सो क्रेडिट परचेस अगर करोगे तो कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर कैसे याद रखें कि क्रेडिट परचेस को डेबिट साइड पे लिखूं कि क्रेडिट साइड पे लिखूं। तो मैंने बोला उनको कि बच्चे, जब आप क्रेडिट पे परचेस करोगे तो मुझे बताओ आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे कि डिक्रीज हो जाएंगे? बताओ। इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिटर्स इंक्रीज जब होते हैं तो उसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, लायबिलिटी है ना। तो क्रेडिट परचेस को हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, और बाकी बचा लास्ट अमाउंट पेमेंट वाला, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक। सो मेन एम क्रेडिटर्स का क्या होता है? ये कैलकुलेट करना। सो हमको जनरली ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस अवेलेबल होता है, और ये भी अवेलेबल होता है, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर जो बचता है वो हमारा क्रेडिट परचेज निकल जाता है। सो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला, और मैंने फिर आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे जिसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। पर पहले एक क्वेश्चन अगेन, ताकि हमें याद आ जाए कि हमने क्या किया था, और जो न्यू है उनको भी समझ में आ जाए, एक बार कर देखते हैं। चलिए गाइस, एक बार इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो गाइस, बोला हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो हमें यही निकालना है। क्या निकालना है? कितना आपने कंज्यूम किया है। ठीक। सो कंज्यूम किया, हमें यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल का, ये ओपनिंग है। ऐसे ही क्रेडिटर्स दिए हैं, ये भी 1 अप्रैल के हैं, ये भी ओपनिंग है। उसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर 2019। सो गाइस, हमारा करंट ईयर 2020 है, यहाँ पर एडवांस है और 19 डेट लिखी है, मीन्स ये ओपनिंग एडवांस की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये पेमेंट है ना, ये पेमेंट है। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये क्लोजिंग है। क्रेडिटर्स क्लोजिंग है, एडवांस क्लोजिंग है। क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नहीं। तो ये क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट उठा लेंगे, प्रॉपरली फॉर्मेट बना देंगे। और यहाँ पर हमारा स्टेशनरी है, और हमने स्टेशनरी के नीचे फॉर्मूला यहाँ लिख लिया, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और उसके नीचे फॉर्मूला लिख लिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको उठा लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ ओपनिंग 30,000, तो यहाँ पर 30,000 लिख लेंगे। उसके बाद क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक है? हाँ, देखिए ये वाला क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 5,000, तो यहाँ पर हो जाएगा -5,000।
अब परचेसेस चाहिए क्या क्वेश्चन में गाइस? परचेज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो परचेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग को पता है हमें परचेस नहीं दिया है, परचेस नहीं दिया है, तो हम लोग क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेंगे। क्रेडिटर्स को अकाउंट जब आप बनाओगे गाइस, तो ना पहले ही 6 की 6 चीज़ें लिख लेना। कैसे लिखोगे? देखो, याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पर, और ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग हमेशा ऑपोजिट साइड पर होगा, टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब अगर क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पर आया था तो एडवांस डेबिट साइड पर आएगा, टू ओपनिंग एडवांस। और अगर एडवांस डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, बाय क्लोजिंग एडवांस। उसके बाद दो चीज़ें चाहिए, क्रेडिट परचेस और पेमेंट। अगर क्रेडिट परचेस करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेस, और पेमेंट इस साइड आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। किसी को अकाउंट में दिक्कत कि कौन सा आइटम कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमें इनमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। फिर क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हैं 20,000, इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, चलेगा? उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स हो गया, एडवांस दिया है, और ये भी ओपनिंग है। कैसे ओपनिंग है ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, 2000, तो 2000 को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? देखिए, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये दिया हुआ अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। तो पेमेंट को हम कहाँ लिखते हैं? इधर डेबिट साइड पर, टू बैंक, इधर लिख लेंगे 1,08,000। ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्टॉक क्लोजिंग वाला, यहाँ क्लोजिंग वाला स्टॉक लिख लिया। उसके बाद क्रेडिटर्स क्लोजिंग 13,000, तो 13,000 क्लोजिंग क्रेडिटर्स इधर पे लिख लेंगे। और देखें तो एडवांस भी दिया हुआ है 3,000 का क्लोजिंग एडवांस, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, सब कुछ हो गया। अब आप क्या करोगे? बैलेंसिंग करोगे। देखो ये वाला साइड छोटा पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? इस साइड के टोटल में से ये दोनों चीज़ें माइनस कर दो, तो आपको मिल गया क्रेडिट परचेज 1 लाख, और इसी अमाउंट को आप यहाँ पर लिख लेंगे 1 लाख। तो इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करेंगे तो 1,25,000 हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर लिखना था। ये चीज़ सबको क्लियर है? सो गाइज, इस क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट, सॉल्यूशन आप नोट कर लो। डन? अगला क्वेश्चन करें? चलिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करवाना चाहता हूँ, इसलिए नए कॉन्सेप्ट पर बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का हम लोग करते हैं, वो आप करिए, देखें आपसे बनता है कि नहीं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। अननेसेसरी भागेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो गाइस, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको रीड करवाता हूँ। क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको? हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विथ वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, बैलेंस शीट भी बनानी है, पर क्योंकि अभी तक हमने वो करा नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करिए, कितना कंज्यूम्ड आएगा। मतलब यही वाला आइटम हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर रेसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। पेमेंट साइड में एक इंफॉर्मेशन दी है, पेमेंट फॉर मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 19 है, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा, और ये 20 है तो ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। सो आपको स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। और अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एडवांस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो मान लेंगे। मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस भी जीरो हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस भी जीरो हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि यहाँ पर कितना आंसर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर। और ऐसे ही करिएगा गाइस, प्रेजेंटेशन सही रखने की आदत बनाइएगा। बच्चे क्या करते हैं, जब सीखते हैं ना तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, फिर एंड में यही प्रॉब्लम आता है,
कि प्रेजेंटेशन कैसे हो। तो जैसा मैं आपको प्रेजेंट करके बता रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए, डेबिट साइड पर ये लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, ऐसे ही आप भी अपने कॉपी में करेंगे। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आया किसी का? दिव्या कितना आया? 1,45,000। वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है अगर हमें कंज्यूमेबल आइटम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट चाहिए। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, आप यहाँ पर ये सब अगर मैं हटा भी दूँ तो आप क्या लिखेंगे, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन में कंज्यूमेबल आइटम मेडिसिन है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक। सो अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक दिया है ना सलोनी, 50,000 दिया है ओपनिंग स्टॉक, 50,000, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेंगे 50,000। फिर इधर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 75,000, तो सीधा सीधा यहाँ पर माइनस 75,000 लिख लेंगे। अब क्या चाहिए अपने को, अब अपने को चाहिए परचेस। पर अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में परचेस नहीं दिया है ना, जो अमाउंट दिया है ये वाला, ये पेमेंट है, ये परचेस नहीं है। तो हमको परचेस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। सो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट बनाऊंगा क्रेडिटर्स का। अब क्रेडिटर्स का फॉर्मेट फिर से एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे याद रखना है ना। वंस अगेन, क्रेडिटर लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और ओपनिंग क्रेडिट साइड पर है तो क्लोजिंग डेबिट साइड पर आ जाएगा, टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जो है वो डेबिट क्रेडिट पे थे तो एडवांस डेबिट पर आ जाएगा, टू ओपनिंग एडवांस, और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पर बाय क्लोजिंग एडवांस। अब क्रेडिट परचेज क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, बाय क्रेडिट परचेज, और इस साइड आ जाएगा पेमेंट टू बैंक अकाउंट, इसमें पेमेंट आ जाएगा। अब जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 40,000 और 60,000, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 40,000 था, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 60,000 गिवन है, ये दिया हुआ था 40 एंड 60। अब क्या चाहिए अपने को, एडवांस। पूरे क्वेश्चन में कहीं एडवांस नहीं दिया है, नहीं दिया है तो चलो इसको जीरो मान लेंगे। अब दिया ही नहीं है तो हम क्या करें। उसके बाद देखिए क्या दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट दिया है तो हम लोग इधर 1,50,000 लिख लेंगे। ठीक, 1,50,000 लिख लेंगे। तो अब आप टोटल निकाल सकते हैं। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 2,10,000, इसमें से 40,000 और ये जीरो माइनस कर देंगे तो 1,70,000 परचेस आ गया आपका। और इस 1,70,000 को आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर, और फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,45,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट अभी भी? चलिए गाइस, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया तो मैं मान जाऊंगा आपको कि आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमेबल आइटम, वो दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन मुझे बच्चों को देने में बड़ा मज़ा आता है, जो क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ। चलिए देखें क्या है ऐसा क्वेश्चन में जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए गाइस ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन। जो भी इसका आंसर देगा उसको चवन्नी मिलेगी। ऐसे मत देखो, आजकल के ज़माने में चवन्नी मिलना मुश्किल है। आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा चवन्नी होता क्या है। इंतहा हो गई इंतजार की, आया।
सर हाँ सर ये जो लास्ट में दिया हुआ है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, वो क्रेडिट और कैश दोनों को मिला के दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? परचेज, मतलब ये टोटल परचेज ही होगा। यस, दोनों को मिलाकर। अच्छा मुझे ये बताओ, चलिए टाइम बचाते हैं, मुझे ये बताओ कौन कौन क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा है? हाथ खड़े करना। क्या बच्चे, देखो इस क्वेश्चन को देने में मुझे मज़ा क्या आता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से चालू हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, चलो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाते हैं? परचेज को कैलकुलेट करने के लिए। और ये ध्यान से देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, मेडिसिन परचेज। मीन्स गाइस आपको परचेज का फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्ड क्या दिया हुआ है हर्षल? ध्यान से देखो, यहाँ क्या वर्ड दिया हुआ है? पेमेंट। इसलिए हमने क्या करा, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, क्योंकि परचेज गिवन नहीं था तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया। हर्षिता हैंड डाउन कर दो। ठीक, मुझे पता था सब लोग बना रहे होंगे। ठीक है, ये देने का इंटेंशन यही, तो ये मेरा इस क्वेश्चन को देने का इंटेंशन आपके मजे लेने नहीं था, आपको ये सिखाना था कि आपको क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या गिवन है, उसको आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है। सो मैंने आपको गाइस जो फॉर्मूला बताया, यहां पर फॉर्मूला इज सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर परचेज गिवन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट एक ही केस में बनाया जाता है, व्हेन यू वांट टू नो द अमाउंट ऑफ परचेज, एंड इन दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव द अमाउंट ऑफ परचेज। सो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे यहाँ पर, और हमारा मेडिसिन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 175750, परचेसेस नीचे डायरेक्टली दिया हुआ है 680 700, और क्लोजिंग स्टॉक 144 650। तो हमारा डायरेक्टली जो आंसर है वो आ जाएगा 640110। एक मिनट, मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 175750 प्लस 60 80 700 माइनस 144 650, तो 6111800, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन दिस क्वेश्चन वी डज नॉट रिक्वायर द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। ये समझ में आई बात? ठीक है गाइस, तो इसलिए ध्यान रखना, कौन सी इंफॉर्मेशन दी है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, उसके हिसाब से आप चीजों को यूज करोगे। तो अगर मुझे क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो जरूरी नहीं है अकाउंट बने। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली परचेसेस गिवन है तो आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल? मुंडी हिला के बता देंगे सबको? ग्रेट। सो अब तक मैं ये तो समझ चुका हूं आप सब लोगों से कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया है। मुझे थोड़ा सा डाउट सलोनी के ऊपर लग रहा है। सलोनी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े फिर अब थोड़ा सा। सो हम एक चीज समझ गए, कंज्यूमेबल आइटम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर परचेज दिया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, और परचेज नहीं दिया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत है। इज इट क्लियर? अब यही कंज्यूमेबल आइटम को रिलेटेड हम लोग लास्ट एक और जो चीज पढ़ते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द कंज्यूमेबल आइटम यू यूज द फॉर्मूला दिस। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना? यही फॉर्मूला यूज करते हैं कंज्यूम निकालने के लिए। टू कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम जो भी है। तो ये बताएगा आप में से कि ये कंज्यूमेबल आइटम होता क्या है, कौन सी चीजों को कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं? सर
उन आइटम्स को हम कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं जो हमारा एनपीओ रेगुलरली खरीदता है ताकि उनका यूज़ करके वो सर्विसेज दे सके अपने मेंबर्स को। लाइक अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मार्कर मेरे लिए कंज्यूमेबल आइटम हो जाएगा क्योंकि मुझे सर्विस देनी है। अगर हमारा कोई हॉस्पिटल है या कुछ ऐसा है तो मेडिसिन हमारे लिए कंज्यूमेबल आइटम हो जाएंगे। अगर कोई नॉर्मल ऑफिस है तो स्टेशनरी हमारा कंज्यूमेबल आइटम होगा, और कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो हमारे कंज्यूमेबल आइटम हो जाएंगे। क्योंकि ये सब आइटम हम क्यों खरीदते हैं? क्या हम बेचने के लिए खरीदते हैं? नहीं, हम अपने मेंबर्स को सर्विसेज देने के लिए खरीदते हैं, यूज करने के लिए खरीदते हैं। सो यहां से मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि कंज्यूमेबल आइटम वो होते हैं जो हम कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं। जनरली कंज्यूमेबल आइटम को सेल नहीं किया जाता। बट फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्पोर्ट्स क्लब है, तुम सब लोग मेरे स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स खेलने आते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स क्लब है तो मैं बॉल्स वगैरह, शटल कॉक्स वगैरह ये बल्क में खरीद के रख लेता हूँ। सो ये सारी चीज़ें मेरे लिए कंज्यूमेबल आइटम है। अब स्वीटी मेरे पास आई, बोले सर आजकल लॉकडाउन लगा है तो आपका तो यूज़ हो नहीं रहा होगा इतना, तो हम लोग घर के बाहर सब लोग दोस्त लोग खेलते रहते हैं, एक शटल कॉक का डब्बा मुझे बेच दो ना, फ्री में मत दो, बेच दो। सो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जनरली कंज्यूमेबल आइटम सेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं, बट हो सकता है कि हमारा एनपीओ अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए सेल भी कर दे। हमेशा नहीं होगा पर कर सकते हैं। सो गाइज, अगर सेल भी कर रहा है कंज्यूमेबल आइटम तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से माइनस कर देंगे सेल, तब जाके आपका कंज्यूमेबल आइटम का आंसर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला। क्योंकि अब तक सेल नहीं था, अब सेल भी आ गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा सेल, तब जाके हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट आएगा। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। बस गाइस ध्यान रखेंगे, जब आप कोई आइटम सेल करते हैं ना, तो सेल उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड 3 चीजें हमें दिखाई देती हैं। एक तो सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जितने पे मैंने सेल किया, अमाउंट ऑफ सेल। दूसरा गाइस हमको मिलता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ आइटम है, और इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा सेल करने से या तो लॉस होगा। ये समझ में आया? तो समझो आपको ऐसा हो सकता है कि बोल दे कि आपका कोई मटेरियल था, उसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, उसको आपने सेल करा है 15,000 पर। तो मुझे एक चीज बताइए, आपके पास पैसा कितना आएगा? 10,000, 15,000 या 5,000? 15,000। 10,000 की चीज को अगर मैं 15,000 पे सेल करूंगा तो 15,000 ही रुपए आएगा मेरे पास। यस और नो? भाई 10,000 की चीज, 5,000 तो प्रॉफिट है, पर पैसा कितना आया? 15,000 ही आया ना। ठीक है, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में सेल वैल्यू दिखाई देता है। ये जो 15,000 मैंने दिखा ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको सेल वैल्यू दिखाई देता है। इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 10,000, और प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। सो गाइज, ये फॉर्मूला जब आप यूज करते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल, तो जब आप सेल को माइनस करोगे ना तो आप सेल वैल्यू नहीं लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे? बुक वैल्यू। क्या लिखोगे? बुक वैल्यू। ठीक है, और ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना, इसको आप अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पर अलग से शो करेंगे। मतलब मेरी 10,000 की चीज थी,
15,000 पे मैंने सेल करी, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब मैं अपना ये फॉर्मूला कंज्यूमेबल का लिखूंगा तो जब मैं यहाँ सेल माइनस करूंगा तो मैं -10,000 करूंगा। और ये जो इनकम साइड होता है, क्रेडिट साइड, वहां पर मैं अलग से लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ आइटम, जो भी आइटम का नाम होगा, कितना, 5,000। और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड पे लिख लेंगे यहाँ पर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ आइटम। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब आप कोई आइटम सेल करते हैं, कंज्यूमेबल आइटम सेल करेंगे तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक सेल वैल्यू मिलेगा, एक बुक वैल्यू मिलेगा, और या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यस और नो? ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो सेल वैल्यू होगा उसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक, जो बुक वैल्यू होगा इट विल बी माइनस इन द फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कहां पर, ये देखिए। और अगर सेल करने से प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और अगर लॉस हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर लिखेंगे। समझ में आया? इसको एक प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हुआ, पहले तो ये आपको याद रखना है, इसको हटा देते हैं। 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं, एक ये, इसको कलर कर देते हैं, और एक ये, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये दोनों हमारे याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको नोट डाउन कर लो आपके इंफॉर्मेशन के लिए। लिख लो, तो फिर इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे होगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ समझते वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है गाइस। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होना तब तक मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, कि सर फॉर्मूला है, लिख रहे हैं, तो फिर वो बोरिंग सा हो जाता है। बट जब हमें पता होता है ना कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। लिख लिया सबने? बहुत बढ़िया। सो अगर 12th के अकाउंट्स पे ध्यान नहीं दोगे ना तो आगे भी दिक्कत जाएगी। और दूसरी बात, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 12th के अकाउंट्स गर्लफ्रेंड की तरह है। जैसे गर्लफ्रेंड को ध्यान देना पड़ता है ना कि मेरे बाबू ने ये खाया, मेरे सोना ने ये खाया, ध्यान नहीं दोगे तो भाग जाएगी। ऐसी अकाउंट्स भी 12th की जो है वो गर्लफ्रेंड की तरह है, समझा? ध्यान नहीं देगा ना, दूसरे के पास भाग जाएगी। ओके, चलिए, बहुत भाषण हो गया सर आपका, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए देखें, सो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल जो है ना वो आपका कंज्यूमेबल आइटम है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो इसको कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप लिखोगे। अब ये क्या दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड दे दिया, और ये क्या है, बुक वैल्यू, और ये बुक वैल्यू है, तो ये क्या है, 56,000। कोई बताएगा मुझे? सेल वैल्यू। वेरी गुड, ये क्या है, सेल वैल्यू। सो बुक वैल्यू, सेल वैल्यू दोनों दिया, और बाकी सारी चीजें तो हमें पता है। तो ये क्या है, अमाउंट पेड, ये पेड है, पेमेंट, ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको कैश परचेज भी दे दिया है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है 31 मार्च 18 का। देखो हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 19, मतलब ये ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक। देखिए क्या दिया हुआ है, सो ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ, दिया हुआ है, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है।
ये क्या दिया है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स, उसके बाद ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स है। अब इस क्वेश्चन में कहीं एडवांस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ एडवांस। पहली बात तो एडवांस नहीं दिया, चलो वो तो ठीक है, वो हम जीरो अज्यूम कर लेंगे। नाउ मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत है? हाँ है, क्योंकि हमको टोटल परचेज चाहिए होता है और क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैश परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज नहीं दिया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, सब दिमाग में समझ में आ जाता है। क्लियर है सबको? मुंडी हिलाओ हाँ या ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। सो अब फिर से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब क्या लिख लेंगे हम लोग, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी, माइनस सेल। लेकिन सेल में भी क्या, बुक वैल्यू माइनस करेंगे, ये याद रखना है बस, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल का बुक वैल्यू। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें 50,000, परचेसेस दिया हुआ है, हाँ लेकिन पूरा परचेस नहीं दिया, ओनली कैश परचेज दिया हुआ है। कितना कैश परचेज दिया हुआ है, 40,000। तो यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दी, ठीक है, 40,000 लिखकर, क्योंकि अपने को तो टोटल परचेज चाहिए, कैश को और क्रेडिट को प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा, अभी क्रेडिट नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हाँ 55,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस 55,000। उसके बाद क्या चाहिए, सेल, सेल दिया हुआ है, हाँ सेल की बुक वैल्यू दी हुई है, हाँ तो यहाँ पर 50,000 माइनस करेंगे कि 55,000, 56 माइनस करेंगे, बताइए। 50 माइनस करेंगे कि 56? 50 माइनस करेंगे, बुक वैल्यू माइनस करेंगे 50,000। अब बुक वैल्यू तो आपने यहाँ लिख लिया, सेल वैल्यू का तो हम कुछ नहीं करते, पर आप ये देखिए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को अलग से यहाँ पे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना, 6,000। आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 6,000 कैसे आया है, 56,000 माइनस 50,000। लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए अब चाहिए क्या, परचेस, परचेस नहीं दिया हुआ है क्रेडिट वाला, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर्स का अकाउंट फिर मैं बार बार आपके लिए दोहराऊंगा ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि कौन सा आइटम किस साइड आता है, तो मैं फिर से दोहराऊंगा यहाँ पर। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स अगर क्रेडिट में आए तो एडवांस डेबिट में आ जाएगा, टू ओपनिंग एडवांस। अब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, बाय क्लोजिंग एडवांस। अब क्रेडिट परचेज क्रेडिट साइड पर आता है, बाय क्रेडिट परचेज, और इस साइड पेमेंट आता है, टू बैंक का पेमेंट। ये पेमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद आ जाए, याद रहे। चलिए देखें क्या क्या दिया हुआ है, क्या पेमेंट दिया हुआ है। हाँ गाइस, ये सेकंड वाला पॉइंट देखिए, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 91,000, इसको यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला यूज कर लिया, थर्ड वाला यूज कर लिया, फोर्थ वाला स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक यूज कर लिया, फिफ्थ यूज कर लिया। अब ये सिक्स्थ और सेवंथ क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 37,000, इधर लिख लिया, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 45,000, इसको इधर लिख लिया 45,000। अब एडवांस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इसको जीरो मान लेंगे,
अब आप अपने क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। डेबिट साइड का टोटल 136 माइनस 37 माइनस 0, तो क्रेडिट परचेज आ गए 99,000। अब ये जो आपका परचेज था 40,000 कैश परचेज था, 99,000 क्रेडिट परचेज है, तो टोटल परचेज जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 40,000 प्लस 99,000। सो टोटल परचेज मेरा निकल गया 1,39,000। अब जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो आउटर कॉलम में 2,94,000 ये मेरा आंसर आ जाएगा। सो प्रॉफिट अलग से इस साइड आ गया और ये कंज्यूमेबल आइटम का आंसर निकल गया। ये समझ में आया गाइस? सो पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही था, कोई डिफरेंस नहीं था। ओनली चेंज क्या था कि माइनस कर देंगे सेल बुक वैल्यू यहां पर और प्रॉफिट को अलग से लिख लेंगे। क्लियर? आंसर कुछ और आ रहा है। आंसर कुछ और आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 84,000। 84,000। तो मैंने क्या वो गलत करा है क्या? ओके ओके ओके, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया था। ठीक, 84,000 है। सबको क्लियर है गाइस ये? तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो समझ लीजिए कंज्यूमेबल आइटम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। किसी का आया? कितना आया दिशा? 54,000। 54,000, वेरी गुड। मैंने भी इधर साइड बाय साइड सॉल्व कर लिया है। 54,000 आंसर आ रहा है, शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का किसी ने बनाया हो तो। क्रेडिटर्स अकाउंट भी मैंने बनाया है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। ये देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक, आगे बढ़े क्या? तो इस कॉन्सेप्ट को समराइज कर दें अभी, क्योंकि लगभग हर चीज हम इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। किसी को अगेन लास्ट टाइम किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, तो समराइज करते हैं। सलोनी लिख रही हो क्या अभी? तो लिख लो भले, मैं वेट कर लेता हूँ। सर हो गया। ग्रेट, चलिए आइए। तो इस कॉन्सेप्ट को गाइस हम एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से पता चल जाए हमने क्या क्या पढ़ा। सो गाइस व्हाट वी हैव रेड, हमने कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में पढ़ा। कंज्यूमेबल आइटम्स, इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कलर कर देते हैं। ये आइटम पढ़े। सो कौन कौन से आइटम हमने देखे? सबसे पहले तो हमने क्या देखा? फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ आइटम कंज्यूम, कितना कंज्यूम करा। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा? हमने फॉर्मूला क्या देखा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर सेल है तो माइनस सेल, लेकिन सेल भी क्या? बुक वैल्यू का अमाउंट। इसको जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। कौन से साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमने इससे रिलेटेड कौन कौन से आइटम देखे? फिर हमने दूसरा आइटम देखा क्रेडिटर्स का अकाउंट। और क्रेडिटर्स का अकाउंट मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कम से कम 10 बार एक्सप्लेन किया है। एक बार फिर से बोलूँगा, फिर से सुन लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके पहले मैं नीचे ये लिख लेता हूँ। पहले तो इसको हटा देते हैं। क्या लिख लेता हूँ? the intention of making the creditors account is to calculate the credit purchase. If the amount of total purchase is already given, no need
टू मेक द क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पॉइंट थे। अब क्रेडिटर्स अकाउंट बनता कैसे? क्रेडिटर लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड पर ओपनिंग क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पर हैं तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स डेबिट साइड पर आ जाएंगे। अब क्रेडिटर्स अगर क्रेडिट पे हैं तो एडवांस डेबिट पर आ जाएगा, टू ओपनिंग एडवांस डेबिट साइड पर, और एडवांस ओपनिंग डेबिट साइड पर है तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग एडवांस। और डेबिट साइड पर बाय क्रेडिट परचेस आएगा, क्रेडिट साइड पर बाय क्रेडिट परचेस आएगा, और इस साइड पर टू बैंक आएगा, मतलब जो पेमेंट आपने किया होगा। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। जनरली हमारा बैलेंसिंग फिगर यही आता है क्रेडिट परचेज। ठीक है, नाउ और अब देखें एक बार और, तो हमें कौन कौन सा आइटम दिखेगा? हमें दिखेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट, ऐसे नहीं, क्रेडिटर्स दिखेगा, हमें एडवांस दिखेगा, हमें पेमेंट दिखेगा, हमें क्रेडिट परचेस मिलेगा, क्रेडिट परचेस मिलेगा। अब क्रेडिटर्स के दो बैलेंस हो सकते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। एडवांस का भी ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। पेमेंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, क्रेडिट परचेज का कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ठीक, याद क्या रखना है कि क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होता है, इसलिए ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस हो चाहे वो क्लोजिंग बैलेंस हो। तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। क्लोजिंग। और गाइज अगर क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है तो एडवांस हमारा एसेट होता है। समझ में आया? क्योंकि हमने पहले ही पैसा दे दिया है, एडवांस में दे दिया है, प्रीपेड है तो एसेट होगा। एसेट है तो ये भी बैलेंस शीट में दिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। ये पेमेंट का अमाउंट हमें कहाँ से मिलता है गाइज? पेमेंट का अमाउंट हमें रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में मिलता है, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से मिलता है। क्रेडिट परचेस हमें कहाँ से मिलता है? क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट से मिलता है। समझ में आया? ठीक है, और आप क्या करेंगे जब आप फॉर्मूला माइनस करेंगे इधर सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, तो आपको क्या याद रखना है? इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, तो आपको उसे शो कहाँ करना है? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर इफ देयर इज एनी लॉस ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, तो ये आप कहाँ पर दिखाएंगे? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सारी चीजें मैंने समराइज कर दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। ओके, सो आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कंज्यूमेबल आइटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट क्लास में मैं एनपीओ का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा जिसे हम बोलते हैं फंड अकाउंटिंग। और ये फंड अकाउंटिंग सिर्फ एनपीओ में ही होती है और कहीं पर नहीं होती है। लोगों को पता नहीं क्यों ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको बड़ा इजी तरीके से समझाऊंगा जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आज की क्लास यहीं खत्म करें। ओके गाइस, सो मैं अपनी बकवास यहीं पर बंद करता हूं। जय श्री राम।